चले आज का काम शुरू करते हैं। कॉस्ट शीट में बस थोड़ा सा ही काम बच गया, उसके बाद तो हमारा चैप्टर फिनिशिंग टच पे आ जाएगा, है ना। मैम अभी इतने थोड़े क्वेश्चन तो नहीं है, चलो देखते हैं, आज नहीं तो नेक्स्ट क्लास तक हो जाएगा। सो आर यू विद मी? शुड वी स्टार्ट? ओके, सो नाउ सिंस वी हैव डन इन द लास्ट क्लास कई सारे क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने, और आज हमारी बारी है क्वेश्चन नंबर 11 की। सो ये क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है। So we are doing question number 11. Question number 11 कहता है that the cost structure of an article, the selling price of which is 45,000. The cost structure of an article, एक आर्टिकल है जो कॉस्ट स्ट्रक्चर बताया गया है जिसका सेलिंग प्राइस 45,000, मतलब एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 45,000 में भी मोबाइल फोन इज एज फॉलोज। के कॉस्ट में क्या है कि मटेरियल 50% है, लेबर 20% है और ओवरहेड 30% है। अगर टोटल कॉस्ट 100 हो तो 50, 20, 30 का रेशियो है इनका। An increase of 15% in the cost of material and 25% in the cost of labor is anticipated. This increased cost in relation to the present selling price. Selling price same है. In relation to the present selling price would cause a 25% decrease in the present profit per article. You have to prepare the statement of profit per article at present, and the revised selling price reduces same sales to profit as before. So अभी देखते हैं क्या करना है। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं जी, क्या कहता है जी। देखिए अभी मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, राइट। प्रेजेंट की बात करते हैं, उसमें मटेरियल है, उसमें लेबर है और उसमें ओवरहेड्स भी हैं, राइट। और इन सब में अगर सपोज करो कि मैं टोटल कॉस्ट को x मान लूं, टोटल कॉस्ट को क्या मान ले, x मान ले, तो मटेरियल जो हमारा आएगा वो आएगा 0.5 ऑफ x। क्या आएगा बेटा? 0.5 ऑफ x, दिस इज 0.5, देन दिस इज 0.2 ऑफ x एंड देन कम्स 0.3 ऑफ x, राइट। तो टोटल कॉस्ट का 50%, 20% और 30% आया, और प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो सेलिंग प्राइस आना चाहिए वो पता है 45,000 का है। सो लीजिए लेट द प्रॉफिट बी y। तो मेरी एक इक्वेशन बन जाती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 45,000। टू अननोन्स वेरिएबल है, बट आगे क्या हुआ कि उन्होंने प्रपोज में क्या कहा, प्रपोज में कहा कि अगर मटेरियल में 15% राइज हो, मतलब 0.5x प्लस 15%, राइट। सो 0.5 में अगर हम 15% निकालें और ऐड कर दें तो ये बन जाता है 0.575x। ओके, अच्छा लेबर पे आते हैं। लेबर कितना है? and of 25% the cost of labor is anticipated. So 0.2x में हम ऐड कर रहे हैं 25% लेबर। कितना ऐड कर रहे हैं? 25% लेबर। तो 0.2 प्लस 25% इज इक्वल टू 0.25x। ओके, और ओवरहेड के बारे में क्या बोला गया है? ओवरहेड के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, इसका मतलब वो तो सेम रहेगा। So now 0.575 plus 0.3 is equal to 1.125 of x, और सेलिंग प्राइस में क्या हुआ? इट विल, उसे कहा अगर हम सेम सेलिंग प्राइस रखते हैं तो प्रॉफिट में 25% डिक्रीज आएगा। मतलब कि मैंने y में से 25% लेस किया तो मेरे पास बन गया 0.75y, keeping the selling price to be same, right? So अगर ये आता है तो मेरी इक्वेशन बनती है 1.125 of x plus 0.75 of y is equal to 45,000। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी दो इक्वेशन बन गई हैं। अब इन दो इक्वेशन को अगर हम डालना शुरू करते हैं, सो यूजिंग 1 what we get, x is equal to 45,000 minus y, or putting in 2
it becomes 1.125 of x बना 45,000 minus y plus 0.75y is equal to 45,000, है ना? तो चलो यूज करते हैं. 1.125 into 45,000, it is equal to 50625 minus 1.125 of y plus 0.75 of y minus 45,000 is equal to 0. इसमें से हमने 45,000 लेस किया, ये बन गया 5625 और ये बन गया हमारा 1.125 में से 0.75 चला गया तो ये बन गया minus 0.375y is equal to 0. So y उस साइड चला गया. So 5625 upon 0.375. So 5625 divided by 0.375, it comes out to be, y is coming out to be 15,000. y कितना आया? 15,000. And so x is equal to 45,000 minus y, और y है अपना 15,000, तो x आया 30,000. कितना आया x? 30,000 आया. अब ये बात तो हमें समझ में आ गई जी. अब क्या कहते हैं क्वेश्चन में? क्वेश्चन कहता है नंबर 2 पे एक तो स्टेटमेंट बना के दीजिए. ठीक है जी, लो जी हम स्टेटमेंट बना देते हैं, है ना. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रेजेंट प्रॉफिट बनाने को कहा है. तो लो जी रेडी है. मटीरियल था 0.5 ऑफ x. 0.5 ऑफ x मीन्स 0.5 इंटू 30,000. It is equal to 15,000. Then comes labor. Labor कितना था? 0.2 of 30,000. It is equal to 6,000. And what about overheads? 0.3 of 30,000. It is equal to 9,000. So my total cost comes out to be 30,000, which I know is x. और मेरा प्रॉफिट मुझे मालूम है y, and y was 15,000, and so the total selling price of this question is 45,000. The total selling price of this question comes out to be how much? 45,000. Okay. अभी ये तो हुआ पार्ट नंबर 1. दिस इज फर्स्ट आंसर. अब सेकेंड में क्या बोला गया? द रिवाइज सेलिंग प्राइस टू प्रोड्यूस सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स एज बिफोर. अच्छा मुझे ये बताओ, व्हाट वाज द ओल्ड प्रॉफिट टू परसेंटेज? ओल्ड प्रॉफिट टू सेल्स अपॉन ओल्ड सेल्स. Profit is 15,000, sales is 45,000. This is equal to 1/3. कितना आया बेटा? 1/3. So profit upon sale is 1/3, or I can say profit is 1/3 of sale, means 1/2 of cost. अब इनको सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अपॉन सेल मान करना है. इसका मतलब सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट भी चाहिए उनको, राइट? सो हमारा प्रॉफिट अपॉन सेल्स 1/3 ऑफ सेल्स था, एंड दैट इज, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ ना, हाफ ऑफ कॉस्ट. सो हाफ ऑफ कॉस्ट हो गया. सो अब आते हैं, ये आपको सब क्लियर है ना? 1/3 ऑफ सेल इज इक्वल टू 1/2 ऑफ कॉस्ट. नहीं मालूम तो आप यूट्यूब पे जाइए, मेरी वीडियो देखिए. क्या वीडियो है? कि हाउ टू कन्वर्ट प्रॉफिट ऑफ सेल्स इनटू प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, राइट? वो देखना है आपको. तो चलिए अभी हमें क्या करना है? व्हाट इज माय न्यू कॉस्ट? माय न्यू कॉस्ट वाज, देखिए जरा इधर आकर के, माय न्यू कॉस्ट वाज 1.125x. सो इफ इट इज 1.125 of x,
आइए 1.125 ऑफ x, x इज 30,000 and 1.125 into 30,000, it is equal to 33750. प्रॉफिट अपने को चाहिए, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ कॉस्ट. हाफ ऑफ कॉस्ट इज इसका आधा, और इसका आधा हो गया 16875. सो माय सेलिंग प्राइस एज ऐड करने के बाद कितना आया, प्लस 33750, इट इज इक्वल टू 50625. दिस इज माई न्यू सेलिंग प्राइस. कैन यू गेट इट? यस मैम, राइट. तो ये हमारा नया सेलिंग प्राइस हुआ. ये हमारा पॉइंटर नंबर 2 हो गया, राइट. दिस इज द वर्किंग नोट. ओके, सो हमने देखा व्हाट इज अ न्यू कॉस्ट. न्यू कॉस्ट पे क्या मेंटेन करना है? प्रॉफिट मेंटेन नहीं करना है, प्रॉफिट ऑन सेल्स का रेशियो मेंटेन करना है. और प्रॉफिट ऑन सेल्स का मतलब होता है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट मेंटेन होगा. तो मैंने प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकाला, कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट ऐड किया और सेलिंग प्राइस आ गया. सो नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट ना. तो क्वेश्चन नंबर 12 तो हुआ है हमारा. अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पर आए जी. लेट्स डू आवर क्वेश्चन नंबर 13. आपने कुछ नोट डाउन करना है? मैं फिर से जाऊं, पीछे चलते हैं. अगर आपने कुछ नोट डाउन ना किया हो तो प्लीज नोट डाउन कर लें. देखिए हमारी ये इक्वेशंस बनी थी. आप चाहे तो क्रॉस कर सकते हैं. कैसे इक्वेशंस बनी थी वो भी दिख रहा है आपको नीचे. फिर हमने इसमें सारा इक्वेशन को सॉल्व किया था. यू कैन सी दिस. दिस इज द सोल्यूशन ऑफ माई इक्वेशंस, right? Okay, and then my last statement of profit which was required in the question is the first part. हमने इसमें x और y की वैल्यू डाल दी है, और उसके बाद सेकेंड पार्ट जहां उसने प्रॉफिट और सेल्स का रेशियो मेंटेन करके नया सेलिंग प्राइस मांगा. पिछले में तो सेलिंग प्राइस कांस्टेंट था. बोलते अगर हम सेलिंग प्राइस कांस्टेंट ना रखें, नया सेलिंग प्राइस बताएं अगर प्रॉफिट ऑन सेल्स का रेशियो मेंटेन करना हो तो. इज इट वेरी क्लियर? राइट मैम. चलो जी आओ क्वेश्चन नंबर 13 पर आओ. क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल whose cost for production and sales of 1000 units are as follows. क्या कहता है? मटेरियल इज 50,000, लेबर इज 40,000, ओवरहेड इज 1,60,000. The fixed portion of capital employed is 50,000 and the varying portion is 40% of sales on the turnover and profit of 8% net on the capital employed after payment of tax of 40% on the earning is desired. Okay, now what are they saying? देखो पहली बात तो उसने कहा कि जो हमारा मटेरियल है वो है 50,000 का, और जो हमारा लेबर है वो है हमारा 40,000 का, और जो हमारा ओवरहेड्स हैं वो है हमारे 1,60,000 के. सो माय टोटल कॉस्ट comes out to be 2,50,000. My total cost comes out to be 2,50,000, right? आप और आगे चल सकते हैं. क्वेश्चन ने कहा फिक्स पोर्शन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज 50,000, वेरिएबल पोर्शन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज 40% ऑफ सेल्स. पहली बात तो उसने कहा कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या है, एक तो 50,000 है और एक 40% ऑफ सेल्स है, राइट. सो क्या क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड में तो फिक्स्ड पोर्शन है 50,000 का, और दूसरा वेरिंग पोर्शन है 40% ऑफ सेल्स का. इज इट ओके? फिर क्वेश्चन क्या कहता है? प्रॉफिट ऑफ 8% नेट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 8% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, और टैक्स कितना बताया? 40% टैक्स है जी, राइट. मैंने कहा if profit before tax is 100, then tax is 40 and profit after tax is 60, then I am simply using equation if profit after tax is 60 then profit before tax is 100. मुझे अच्छे से मालूम है कि हमारी कॉस्टिंग में टैक्स नहीं होता. हर प्रॉफिट जो भी हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है. सो इफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 8% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, देन
profit before tax would be 100 upon 60 into 8% of capital employed. और अगर मैं इसको खोलूं तो 100 upon 60, अब वो जो 8% है वो 8 upon 100 बन जाएगा, राइट ना. सो दिस इज 8 upon 100 into capital employed, और ये 100 तो कैंसिल हो गया. और अगर मैं इसको और डिवाइड करूं तो दिस इज 4 and this is 15. So my profit before tax is 4 by 15. No, sorry. It's not 4. मैंने 4 से डिवाइड किया. This is 2 by 15 of capital employed, right? This is 2 by 15 of capital employed. ये हमारा profit before tax बना. So my PAT is 2 by 15 of capital employed. अब देखिए, मुझे मालूम है, सिंपल बात मालूम है कि द कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स. What is my cost? My cost is 2,50,000. What is my profit? My profit is 2 by 15 of capital employed and sales is obviously मैं लेती हूँ S. अच्छा, what is capital employed? Capital employed I know is 50,000 fixed portion and 40% of sales. Yeah, capital employed is equal to sales. If I open up this 2,50,000 plus 1 lakh divided by 15, it is equal to 6.66 bar plus this is 0.8 by 15 of sales is equal to sales, right? Okay, this is 25666.66 bar is equal to sales में से minus होएगा. This becomes 14.2 of sales by 15. So what is sales? This is divide into 15 divide by 14.2. It is equal to 271126.7 हो गया, राइट. तो ये आ गई जी मेरी सेल्स. क्वेश्चन ने पूछा क्या अपने को? क्वेश्चन का फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हुज प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ 1000 यूनिट्स आर. दैट मीन्स द सेलिंग प्राइस is sales divided by units. This is equal to 271127 divided by 1000 and it is equal to rupees 271.13 approximately, or you can say 271, right? This is the selling price, or you can say this is 271 approximately, right? So आपने देखा कि क्वेश्चन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था. सिर्फ एक बात ध्यान रखने वाली ये थी कि हमारे को पढ़ते जाना है, डालते जाना है. पहले तो हमारे को सिंपल गिवन था, दिस इज ऑल व्हाट इज गिवन टू अस, राइट. कैपिटल एम्प्लॉयड बताया हुआ था, कुछ फिक्स पोर्शन कुछ वेरिएबल पोर्शन है. फिर उसके बाद बताया गया था कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और हमें अच्छे से मालूम है कि हम कॉस्टिंग में हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स के साथ काम करते हैं. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जब भी दिया गया हो पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालो. तो मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया. फिर मैंने कहा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स. अब हमने सारे इक्वेशन में डाला, हर चीज डाला एंड यू गॉट माय सेलिंग प्राइस. क्या मिला बेटा हमारे को? सेलिंग प्राइस मिला. गेटिंग? बात समझ में आ गई सभी को? यस मैम, बिल्कुल समझ में आ गई जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है. अब मैं चलती हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. चले? यस मैम, हमने नोट डाउन भी कर लिया है, अब तो चल पढ़ सकते हैं. तो चलो मेरे बच्चों, अभी मैं सबसे पहले कार्टून दिखाती हूँ आपको. क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है कि ABN कंपनी ने 2 टाइप ऑफ टॉयज बनाए हैं, P और Q. दिस इज P. ओके,
एंड दिस इज छोटा वाला टेडी बियर, this is Q. Okay, so there are two type of toys P and Q. The cost data is as follows. आपको पूरा मटेरियल, लेबर और ओवरहेड टोटल दे रखा है और आपको कह रखा है that it is further certain that the direct material for type P cost twice as that of direct material of Q, and direct material for type Q was 60% though of those for type P. प्रोडक्शन ओवरहेड इज सेम फॉर बोथ द थिंग्स. तो चलो जी शुरू करते हैं. कॉस्ट शीट बनाना शुरू करते हैं. टॉय P, टॉय Q एंड टोटल. गॉट इट. पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल. हाउ मच? दिस इज गिवन टू बी 4 lakhs. डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस, टोटल इज गिवन टू बी 2,24,000. हमें और कुछ नहीं मालूम. प्राइम कॉस्ट 624. अलग अलग नहीं मालूम, अलग अलग निकालेंगे अभी हम लोग. क्या क्या चीजें मालूम वो देख लेते हैं. फिर आता है प्रोडक्शन ओवरहेड्स या फैक्ट्री ओवरहेड्स. दिस इज इक्वल टू 96,000. रेस्ट आई विल सी व्हाट, हाउ, वेयर एंड व्हाई. विल फर्स्ट डिवाइड एंड विल डू द थिंग्स नाउ. ओके, ये मेरी कॉस्ट शीट की जगह छूट गई जी सारी. जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी मैं एक्सटेंड करती जाऊंगी. राइट और यहां से हम अपना बनाना शुरू करते हैं वर्किंग नोट्स. क्या बोलता है? डायरेक्ट मटेरियल फॉर टाइप P कॉस्ट ट्वाइस एज दैट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इन टाइप Q. बोलते हैं, मैंने कहा लेट मटेरियल इन Q इज M, तो मटेरियल इन P वुड बी, बोले P के अंदर ट्वाइस चाहिए था एज कंपेयर टू Q, तो इसके अंदर 2M होएगा. अगर Q के अंदर M है तो मटेरियल टॉय P में, मतलब मोटू लाला में, छोटू लाला मोटू लाला. ओके, तो मोटू लाला में जो हमारे को मटेरियल लग रहा है वो ट्वाइस लग रहा है. ट्वाइस मतलब 2 गुना लग रहा है. सो इसका मतलब ये हुआ कि मोटू लाला हमने बनाए कितने, पहले ये देख के आओ. क्या हमारे पास प्रोडक्शन दी हुई है? हाँ मैम, पॉइंट नंबर 6 में प्रोडक्शन दी हुई है. 40,000 हमने मोटू लाला बनाए और उसे मटेरियल लगाया 2M, और छोटू वाले बनाए हमने 1,20,000 और उसे मटेरियल लगाया M, और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है हमारी 4 लाख. सो दिस इज 80,000 M and this is 1,20,000 M is equal to 4 lakh. So what is it? This is equal to 2 lakh M is equal to 4 lakh. So M is equal to 4 lakh divided by 2 lakh. It is equal to 2. Right? अगर M हुआ 2 तो टॉय P के ऊपर कितना लगा? 40,000 यूनिट्स बने और इसे मटेरियल लग रहा था 2M. 2M मतलब 2 into 2. So that means कितना बना? 1,60,000. और टॉय Q की बात करो तो, टॉय Q की बात करें तो हमारे पास आ रहा है 1,20,000 इंटू M. दिस इज इक्वल टू 2,40,000. तो लो जी, हो गया हमारा दोनों का मटेरियल तैयार. P के ऊपर भी आ गया और Q के ऊपर भी आ गया. तो वापस डाल के आते हैं. मुझे पता चल गया है कि हमारा मटेरियल कैसे कैसे लगा. मोटू लाला छोटू लाला के ऊपर, इसके ऊपर लगा 1,20,000 और इस पे लगा 2,40,000. आफ्टर ऑल Q के यूनिट छोटू लाला के यूनिट से ज्यादा बने हैं ना. ओके, अब वेजेस के ऊपर चलो. क्या बोलता है वापस? वर्किंग नोट. वर्किंग नोट नंबर 2. Wages for type Q was 60% those of type P.
So wages for toy P is W. So wages for toy Q is 60% of P. 60% of those of type P. So 40,000 into W plus 1,20,000 into 0.6 W is equal to total 2,24,000. So 40,000 W plus 72,000 W is 224. ये आ गया 112. W is equal to 224. So W again comes out to be 2. अब टॉय P के ऊपर कितना लगेगा? टॉय P पे लगेगा 40,000 इंटू W. 40,000 इंटू W इज इक्वल टू 80,000. और टॉय Q के ऊपर कितना लगेगा? उसने कहा था 1,20,000 इंटू 0.6 इंटू W. सो 1,20,000 इंटू 0.6 इंटू W इज इक्वल टू 1,44,000. कितना आया बेटा? 1,44,000. सो व्हाट इज इट? आइए, हमने कहा दिस इज 80,000 and this is 144. So if you add on, this is 240 and this is 384. करेक्ट? बिल्कुल बन गया ना. 384 में 1 आपने निकाला, 240 में देखो जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस मैम, 624 पूरा मैच कर गया. अब फैक्ट्री ओवरहेड की बात करते हैं. Well, the factory overhead was of the same rate for both the types. मतलब कि क्या हुआ? Let factory overheads for P is X, then for Q is also X. So 40,000 X plus 1,20,000 X is equal to 96,000, right? So this is 1,60,000. X is equal to 96,000. So X comes out to be 96,000 divided by 1,60,000. It is equal to 96 divided by 160. It is equal to 0.60. So for toy P, it is equal to 40,000 into 0.6, that is 24,000. And for toy Q, it is equal to 1,20,000 into 0.6, that is 72,000. Right? बात समझ में आ गई? हाँ जी, समझ में आ गई मैम. तो वापस आ जाते हैं. हम यहाँ आ गए. This is 24,000 and this is 72,000. आपको बात समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं है कि सेम है तो आप डिवाइड बाय 2 कर देंगे. अभी यहाँ पर यूनिट बने 40,000 और छोटे वाले के यूनिट्स बने 1,20,000. बोलते दोनों के ऊपर सेम ओवरहेड लगा है तो हमें तो नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से लेना पड़ेगा ना. एक के ऊपर सारा कैसे डाल देंगे? करेक्ट. अब हमारे को बताइए हमारा फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ रहा है? हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आ रहा है 264, राइट? और देखिए 384 प्लस 72 इट इज इक्वल टू 456,000, राइट? अब देखिए दिस इज इक्वल टू 7,20,000. कितना आया बेटा? 7,20,000. सो हमने अपना सिंपल एड ऑन्स कर दिया. 240 प्लस 24 इज इक्वल टू 264. 384 प्लस 72,000 इक्वल टू 456. आ गया. अब मुझे निकालना है क्या? अब निकालना है ऑफिस ओवरहेड्स. क्या निकालना है बेटा मेरा? ऑफिस ओवरहेड. क्या बोले ऑफिस ओवरहेड के बारे में? दे आर 200% ऑफ लेबर. सो हमने क्या करना है इसका? सिंपल 200% मतलब ट्वाइस ऑफ वेजेस. वेजेस का 2 टाइम्स करना है. दिस इज 1,60,000 and this is equal to 288 and this is equal to 448.
सिंपल मैंने इसका 2 गुना कर दिया, सिंपल 2 गुना कर दिया, राइट ना। सो हमने सिंपल ट्वाइस करके ले लिया। सो ऑफिस ओवरहेड डल गया। अब मेरे पास ऑफिस ओवरहेड आने के बाद आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? 264 plus 160, it is equal to 4,24,000, right? 456 plus 288, ये हमारे पास आया 7,44,000, and 720 plus 448, it is equal to 1,168,000, plus opening finished goods minus closing finished goods. ओपनिंग फिनिश गुड्स क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ, बट हाँ क्लोजिंग के बारे में कुछ हिंट है। कैसे हिंट है मैम, मेरे को बताओ तो जरा। देखो बेटा, हमारे को कह रखा है पी और क्यू में यूनिट्स प्रोड्यूस तो हम यूज करते आ रहे हैं अभी तक भी। यूनिट्स प्रोड्यूस बस वॉज 40,000 एंड 1,20,000 एंड यूनिट्स सोल्ड आपको दिए हुए हैं 36,000 यूनिट्स फॉर पी and for Q it is equal to 1 lakh units. So मेरा closing finished goods कितना आया? ये 4,000 यूनिट आया, ये 20,000 यूनिट आया. This is units. This is my closing finished goods units, that is 4,000 and this is 20,000. Okay, this is my closing finished goods. अच्छा, what is my cost of production? What is my cost of production? As you can see, my cost of production in this question was 444.24 and 744, right? So cost of production लेके जाते हैं हम नीचे। कोई और लाइन तो नहीं कह रखी थी हमारे को तंग करने को? ये तो नहीं कह रखा था कि कुछ फैक्ट्री कॉस्ट पे लेना ये वो? नहीं मैम, कुछ नहीं कह रखा। So what is the cost of production? This is 4,24,000. What is this? Is 7,44,000. What is cost of production per unit? 4,24,000 is for 40,000 units and 7,44,000 is for 1,20,000 units. So 4,44,000 divided by 40,000 is equal to 10.6. and 7,44,000 divided by 1,20,000 is equal to 6.2. करेक्ट? ये हमारा आ गया पर यूनिट। और क्लोजिंग स्टॉक कितना था? सो फिनिश गुड्स की वैल्यू कितनी हुई? देखो, यूनिट से हमारे पास 4,000, कॉस्ट है हमारी 10.6, तो 4,000 इंटू 10.6 और यहाँ पे हुआ 20,000 इंटू 6.2, दिस इक्वल टू इट इज इक्वल टू 1,24,000 और इसमें कितना आया? 4,000 इंटू 10.6, इट इज इक्वल टू 42,400. राइट, सो माई फिनिश गुड्स वैल्यू इज 42,400 and 42,400 एंड दूसरे कितना आया था? 1,24,000. राइट, सो अपन ने डाला 124, दिस टोटल इज 166,400. तो अब सब्ट्रैक्ट करिए, दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ओके, सो माइनस करते, दिस इज 110,1600 और ये कितना आया? 6,20,000 और ये कितना आया? 3,81,600. दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट इज सोल्ड. राइट, अब मेरे को बस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करने का है, उसके बाद मेरे पास पूरा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा. सेलिंग कॉस्ट के बारे में क्या है? 50 पैसा पर टॉय फॉर बोथ द टाइप्स. ऑब्वियसली सेलिंग कॉस्ट सेल यूनिट्स पे लगेगी. सो ये 36,000 यूनिट्स बेचे थे और कॉस्ट लगी थी 50 पैसा, दैट मीन्स दिस इज 18,000
और ये बेचे थे हमने 1 लाख टॉयज, इसके ऊपर कॉस्ट लगी है 50 पैसा, दैट इज 50,000. सो दोनों को मिला के दिस इज 68,000. सो व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ सेल्स? What is my cost of sales? My cost of sales is 3,99,600. और इधर जाएंगे तो 6,70,000, और इधर जाएंगे तो बन जाएगा ये 1,069,600, right? So this is my total cost. राइट बेटा जी. अब देखते हैं जी सेल्स कितना है. व्हाट इज द सेल्स यूनिट्स? लेट्स सी द सेल्स. और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा. अब ये बताओ सेल्स कितना है. हमारे को सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग यूनिट्स दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली सेल तो निकल ही आएगा ना. सेलिंग प्राइस कितना है? इट इज 14 रुपीज मैम. और सेलिंग यूनिट्स कितना है? 36,000 मैम. सो बताओ बेटा 36,000 इंटू 14 कितना होता है? 36,000 इंटू 14 इज इक्वल टू 5,04,000. तो अब तो बेटा हाथ की हाथ कॉस्ट माइनस करें और प्रॉफिट भी निकालें. दिस इज 104400, राइट. और जरा वाई पे आइए. 1 लाख टॉयज बेचे हैं आपने, वो भी 10 रुपीज पर. दिस इज इक्वल टू 10 lakhs. So 10 लाख minus 6,70,000 is equal to 330. सब हम अपना प्रॉफिट निकालते हैं. This is 15,04,000, right? 434400. ये हमारा प्रॉफिट आया, राइट ना. तो इस तरह से हमारे पास टोटल अपना पूरा यूनिट्स आ गया. अपने हर काम रेडी हो गया, कहीं कोई टेंशन की बात नहीं है. कैन यू सी दैट? यस मैम. एक बार फिर से नोट डाउन कर ले. पहले तो अपनी दोनों टॉयज बनाना भाई, उसको मत भूलना, नहीं तो ये दोनों रोएंगे. हाय मैम हमें नहीं बनाया. चलो ठीक है. तो एक मोटू लाला एक छोटू लाला बनाना है. उसके बाद ये हमारी कॉस्ट शीट बन गई PQ की, टिल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट. फिर उसके बाद आप चाहे तो पॉज कर सकते हैं. उसके बाद बाकी का कॉस्ट शीट. Okay, then working note number 1 about material पूरा निकलाया. Then working note number 2 about wages. पॉज करते चलिएगा. Working note for 3, that is factory overheads. Working note 4 for the finished goods units. Finished goods की कितने यूनिट्स हैं, कितने सोल्ड थे, कितने प्रोड्यूस है, कितने क्लोजिंग स्टॉक है, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या था, डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू कॉस्ट पर यूनिट. कॉस्ट पर यूनिट आने के बाद मैंने फिनिश गुड्स के यूनिट से मल्टीप्लाई किया और फिनिश गुड्स आ गए. सेलिंग ओवरहेड मैंने वहीं पे निकाल लिया था और बाकी कुछ था ही नहीं. सिंपल, राइट. सो दिस इज वेरी सिंपल वर्क, है ना. बहुत सिंपल है. तो चलो अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन और करके आते हैं. Let's see our next question number 15. Ready for it? चलिए जी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15. क्या कहा जी क्वेश्चन नंबर 15 में, इसको पढ़ लेते हैं. आइए जी क्वेश्चन नंबर 15. Mrs. Precision Work having capacity of 4,800 tons per annum manufacture a product which passes through 2 production departments A and B. The sales forecast for the next financial year envisage full utilization of the production capacity in the following customer mix. बोलते हैं हमारी कैपेसिटी वैसे 800 यूनिट्स की है. उसमें कस्टमर कुछ P लेके जाएंगे, कुछ कस्टमर Q लेके जाएंगे. हम अपनी पूरी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं. ये तो हमारी सेल्स हो गई ना. कस्टमर P, कस्टमर Q, क्या क्या कस्टमर ने बात की हुई है. Over the year, the company has established 3 possible sources of raw material supplies as under. आपको बोला है कि हमारे पास सप्लायर्स में, अगर मैं सप्लायर की बात करूं तो सप्लायर में हमारे पास एक सप्लायर है X, एक है Y और एक है Z. 3 सप्लायर्स हैं अपने पास. बोलते हैं सप्लायर X is prepared to supply 3,600 tons of input material at what is the cost? 0.6 lakh
पर टन, लैक्स पर टन, ये रेट है इनका। और पॉइंट वाई सप्लायर वाई ने बोला था 0.55 लाख पर टन, और पॉइंट जेड ने कहा अच्छा X3 सिर्फ 3600 यूनिट दे सकता है, टन दे सकता है, वाई 4000 टन दे सकता है, जबकि मुझे कितना चाहिए, हमारे को तो क्वेश्चन में बताया गया था कि हमारे का टोटल आउटपुट 4800 का चाहिए था, राइट। अभी देखेंगे कहाँ पे क्या क्या है, उसके बाद देखते हैं। और इसके बाद जेड ने कहा है कि वो कुछ भी सारा का सारा इंटायर इनपुट रिक्वायरमेंट दे देगा, बट उसका रेट है 0.65। बट इसने डिस्काउंट की बात भी की है कि भाई अगर आप पूरा इनपुट मुझसे लेते हैं तो आई विल गिव यू 5% डिस्काउंट। तो इसका 5% हुआ 0.032 ये हो गया डिस्काउंट। और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 0.02, 0.03 एंड निल। वो तो ट्रांसपोर्टर बोलता है कि आप हम अपने आप डिलीवर करके जाएंगे जी। सो इसका मतलब कॉस्ट इन लैक्स पर टन कितना आ रहा है, पर टन कितना आ रहा है, दिस इज 0.62, दिस इज 0.58, और ये कितना आ रहा है 0.6175। अगर देखा जाए तो y अभी भी सबसे सस्ता है, नंबर 2 पे z है और नंबर 3 पे x है। बट z की शर्त ये थी कि मैं आपको ओनली इफ द एंटायर इनपुट रिक्वायरमेंट इज टेकन बाय फ्रॉम हिम, बोलते 65 का रेट भी तब लगाऊंगा जब आप पूरा इनपुट रिक्वायरमेंट मुझसे लोगे। अच्छा फिर क्या हुआ, इतना तो हमने एक बार निकाला इसका पॉइंट पैराग्राफ नंबर 2 और 3 पढ़ के। The average level of scrap arising from the two departments A and B are 5% and 10% respectively, calculated on final output। बोलते कि हमारा कुछ स्क्रैप भी निकलता है A और B का, जो कि फाइनल आउटपुट का परसेंटेज है। The realizable value of the scrap sold out is 0.15 lakh per ton and B में है 0.2 lakh per ton. This realization is credited to the cost of production। आपको बताया हुआ है कि बजट फॉर डिपार्टमेंटल कॉस्ट कितना देखा है, लेबर देखा है डिपार्टमेंट ए का और बी का। आपको सबसे पहले बताना है व्हाट इज द ग्रॉस क्वांटिटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड टू बी प्रोक्योर्ड। मींस मुझे मालूम है इनपुट में माइनस करो लॉस तो आउटपुट आता है, राइट। इसका मतलब इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट में अगर मैं लॉस को ऐड कर दूं तो मेरा इनपुट रिक्वायरमेंट आ जाएगा। आउटपुट मुझे मालूम है 4800 है, कितना है 4800, राइट। और हमारे को कहते हैं कि जो ए है वो कितना नुकसान करता है, द एवरेज लेवल ऑफ स्क्रैप अराइजिंग फ्रॉम द टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स आर 5% ऑफ 4800 and 10% of 4800 calculated on final output, इसलिए 4800 के ऊपर है। सो 5% हुआ इसका, 4800 का 5% इज इक्वल टू 240 एंड दिस इज 480। सो दिस इज इक्वल टू 5520। This is my total gross input requirement. So, what is my gross input requirement is 5520 tons. And I know the scrap is 240 and 480. What is my scrap sale? 240 टन्स ए में निकलेगा, दिस इज फॉर ए, और इनका स्क्रैप सेल है 0.15 लाख पर टन। सो 240 इंटू 0.15 इट इज इक्वल टू 36, और बी के लिए है 480 इंटू 0.2 लाख पर टन, इट इज इक्वल टू 96। ये हमारी आ गई स्क्रैप सेल्स। रेडी। हमारे पॉइंट नंबर 1 ने पूछा व्हाट इज द ग्रॉस क्वांटिटी ऑफ इनपुट मटेरियल रिक्वायर्ड, वो हमने निकाल लिया। नंबर 2 कहते हैं सिलेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड द प्राइस ऑन व्हिच द इनपुट वाज टू बी प्रोक्योर्ड। देखिए मेरे पास सबसे सस्ता था Y,
सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी सिलेक्शन ऑफ सोर्स, सिलेक्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट, कि हमें प्रोक्योरमेंट लेनी कहाँ कहाँ से है। अब देखो मेरे पास एक्स वाई जेड तीनों थे और मुझे मालूम है सबसे सस्ता वाई से था, तो या तो मेरे पास ऑप्शन आता है कि मैं वाई से लूं। अगर मैं वाई से लेती तो वाई तो सिर्फ मुझे 4000 टन्स देगा, उसका इफेक्टिव रेट 0.58 है, और मैं अब जेड से नहीं ले सकती हूँ, मुझे अब बाकी का एक्स से लेना पड़ेगा, क्योंकि जेड ने तो कहा था मैं तभी रेट अप्लाई होगा जब सारा मुझसे लोगे। और मुझे चाहिए कितना, टोटल था हमारा 5520, सो 5520 चाहिए, तो ये हो गया 1520 जो मुझे एक्स से लेना पड़ेगा, और एक्स का जो रेट आ रहा था वो आ रहा था 0.62। या फिर मैं ओनली जेड से लूं, हो सकता है कि सेकंड नंबर पे तो ये भी था ना। सो 5520 अगर मैं ओनली जेड से लूं तो इनका रेट था पॉइंट कितना था बेटा, 6175, है ना। तो देखो अगर वो थर्ड नंबर तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं था, मगर ये हमारे पास एक ऑप्शन और भी है क्योंकि सेकंड नंबर पे है, हो सकता है ये ज़्यादा अच्छा हो। तो कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर मैं वाई से और एक्स से मिला के लूँ इंटू 0.58, इट इज इक्वल टू, तो फिर से करते हैं 4000 इंटू 0.58, 32320, फिर उसके बाद 1520 इंटू 0.62, ये आया हमारे पास, टोटल आया 3262.4, और दूसरा आया 0.6175, इट इज इक्वल टू 3408.60. दिस इज बेटर, this is obviously better. So how is my selection criteria? My selection criteria is y 4000 units and from x 1520, और x और y कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी कि हम देंगे तो पूरा ही देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है उनका। और तीसरा बोलते हैं टोटल प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द नेक्स्ट ईयर अज्यूमिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ 15% ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो अब उनको सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, तो हमारे को काम शुरू करते हैं, हम कॉस्ट शीट बनाना शुरू करते हैं। मेरे पास सब कुछ रेडी हो चुका है। माय डायरेक्ट मटेरियल हमने 4000 खरीदा है वाई से एट अ कॉस्ट ऑफ 0.58, एंड 1520 खरीदा हमने एक्स से एट द रेट ऑफ 0.62। टोटल कॉस्ट हमारे पास आ रही है 3262.4। दिस इज माय direct material. Now comes direct wages. Direct wages जो डिपार्टमेंट ए और बी का है, दिस इज 16 and 48, right? 16 for department A and 48 for department B. So 16 plus 48, it is equal to 64, and no direct expense, nothing, कोई direct expense हमारा नहीं है। So what is my prime cost? My prime cost is 3262.4, ये आया 3326.4। ओके, अब इसके बाद आता है जी अपने पास फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स, हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए हैं। यस मैम, ए का था 64 और बी का था 144 माइनस सेल ऑफ स्क्रैप। ए के अंदर सेल ऑफ स्क्रैप हमारी आ रही थी 36, ये रही, और बी के पास 96। सो दिस इज 36 and 96. So what is my net? 64 plus 144 minus 36 minus 96, it is equal to 76.00. So cost factory cost is 3402.4.
plus office overheads. What is my office overhead? Are you given some office overhead? Answer is no ma'am, कहीं कोई office overhead का mention नहीं है. So my cost of production is cost of production is 3402.4. अब क्या कोई क्लोजिंग ओपनिंग फिनिश गुड्स है? आंसर इज नहीं मैम. 4800 बनाए थे, 4800 के कस्टमर तो हमारे पहले से तैयार बैठे हैं. सो एज अ रिजल्ट अब हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ले लेते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दी गई थी. डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इज 15% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ये दिया गया है. इसका 15% is 510.36. So cost of sales is equal to 3912.76 plus profit is equal to sales. अब देखो सेल्स कितनी है ना? सेल्स देखो कितनी है. 3000 यूनिट्स है, 1.5 पे सेल होते हैं, और 1800 यूनिट्स हैं जो 2 रुपीज़ पे सेल होते हैं. सो 3000 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 4500 प्लस 3600, इट इज इक्वल टू 8100. दिस इज माई सेलिंग प्राइस. And so my profit is 4187.24. हमें बोला क्या गया है? हमें बोला गया है टोटल प्रॉफिटेबिलिटी बताओ नेक्स्ट ईयर की, और वो मैंने बता दी है. सो माय आंसर इज, सब बच्चों को ध्यान रखना, हर क्वेश्चन के एंड में ए एन एस करके आंसर तो लिखना ही लिखना है. सो द प्रॉफिटेबिलिटी, द प्रॉफिट ऑफ द नेक्स्ट ईयर is estimated to be rupees 4187.24 lakhs. हम सब चीज़ों के लैक्स में निकालिए, इसलिए ये भी लैक्स में है. राइट, तो दिस इज इट. राइट, तो हमने आज देखा कि हमने कैसे कैसे क्वेश्चन किया. बहुत इजी था, कोई खास बात नहीं थी. हमने पहले तो सीखा कि देखो जी, एक तो सप्लायर का देखा कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल कॉस्ट में ऐड होगी. तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी देख चुके हैं, हर जगह मालूम है. राइट, तो हमने उसके हिसाब से देखा कि कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल है. फिर हमने ग्रॉस निकाला, ग्रॉस इनपुट कितना है, तो ऑब्वियसली जो लॉस होगा उसको आउटपुट में ऐड करेंगे तो ही हमारा ग्रॉस इनपुट आएगा. तो मेरा ग्रॉस इनपुट आ गया, और जितना जितना नुकसान हुआ था ए और बी में वो स्क्रैप सेल हुए हैं, तो उन स्क्रैप सेल्स की हमने सेल्स वैल्यू निकाल लिया. राइट, फिर उसके बाद हमने सिलेक्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट किया कि पहला हमारे पास था ऑप्शन वाई से लेके, कि वो बेस्ट रेट था, और बट जेड तो नखरों में है, तो जेड सेकंड ऑप्शन में हम ओनली मतलब वाई प्लस जेड नहीं ले सकते, क्योंकि जेड ने कहा था ओनली इफ यू टेक द होल प्रोक्योरमेंट फ्रॉम मी. सो वाई के साथ एक्स ही लेना पड़ेगा बाकी के लिए, या फिर हमारे पास एक और ऑप्शन था ओनली जेड ले लें. हम थोड़ा सा रेट और एक्स जेड अच्छा देता तो शायद जेड बेटर रहता हमारे लिए. फिर उसके बाद कॉस्ट शीट के अंदर हमने जो मटेरियल डाला वो लिया, जो लेबर दिया हुआ वो लिया, प्राइम कॉस्ट निकाला जो फैक्ट्री वर्ड इज ऑलरेडी गिवन, सेल ऑफ स्क्रैप हमने निकाला था वो प्लस माइनस कर दिया, और उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट. राइट, ऑफिस ओवरहेड के बारे में कोई मेंशन नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड किया. क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं है, क्योंकि हमें पहले से पता था कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ है हाथ की हाथ सेल हो रहा है, हाथ की हाथ वो फिनिश हो रहा है, सो इसलिए वो कुछ नहीं था. सो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऐड किया, कॉस्ट ऑफ सेल आ गया, यू गॉट द बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट, एंड दैट्स माय आंसर. क्यों, मज़ा आया ना आज की क्लास में? कोई खास टेंशन नहीं है जी, कॉस्ट शीट तो बहुत इजी होती है, आपको सिर्फ पढ़ते जाना, डालते जाना, और याद रखनी है कुछ चीज़ें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सारी पहली चीज़ें हैं वो सब यूनिट्स प्रोड्यूस के वो बेस करती हैं, सेलिंग ओवरहेड यूनिट सेल के वो बेस करता है. और क्या सीखा हमने आज की क्लास में सीखा कि जब भी प्रोडक्शन और सेल्स की यूनिट्स दिए हुए हो तो हमेशा क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेना चाहिए. एंड आई नो क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन.
राइट, वो भी हमें अच्छे से क्लियर था। और हमने क्या सीखा आज की क्लास में? हम लोगों ने सीखा कि मैम अगर कहीं पे परसेंटेजेस वगैरह में चेंज हो रहा हो तो आपकी इंटायर कॉस्ट पे होगा, वो पर यूनिट पे नहीं होगा, राइट। और उसके बाद हमने सीखा कि जब भी आपको बोला जाए कि मटेरियल एक पे ट्वाइस है, थ्राइस है, तो वो हमेशा पर यूनिट होगा, इट्स नेवर ऑन द एंटायर होल ऑफ द प्रोडक्शन, राइट। सो हमने इस तरह से कई सारी चीज़ें आज हमने सीखी हैं and I hope you will enjoy. Do you want to do some questions? Oh yes मैम, दे ही दो, है ना। अरे हमने तो पिछली बार का होमवर्क नहीं किया है, ऐसे मत कहना भाई, होमवर्क नहीं करोगे तो बहुत पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। एक क्वेश्चन करके आओ, क्वेश्चन नंबर 28 एंड देन क्वेश्चन नंबर 29। तो 28 और 29 आपको करके आना है। टेडी बियर जैसा क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा। चलो एक और दे दो, एक और दे दो। नहीं 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 नहीं, एक और ले लो, एक और ले लो। इतना कम देने से कैसे फायदा चलेगा अपने को, हमारा काम ही नहीं होगा। 27 एंड 28 एंड 29 और दूं? नहीं मैम छोड़ दो। नहीं बेटा ले लो ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ले लेना चाहिए, कभी कभी तो लेना चाहिए ना, अच्छे बच्चे ऐसे ही होते हैं। सो यू कैन ट्राई आउट 30th ऑल्सो। आई थिंक आपको मैंने 30th पहले दे दिया था, बट स्टिल अगर ना किया हो तो 30th कर लेना, ठीक है ना। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय फॉर नाउ। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। सब चीज़ अच्छे से नोट डाउन कर लेना, अच्छे से रिवाइज करके फिर होमवर्क करना, राइट। बिना रिवीजन करे होमवर्क करना पाप है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।